आप सभी साथियों का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी इस चैनल से और आपके लिए जो ये 9th का मैथमेटिक्स आपके सामने रखा जा रहा है, इसके सभी पिछले सेशन से निश्चित रूप से आप यदि जुड़े हैं तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज, ये वाला एक्सरसाइज कर लिया है, एक्सरसाइज 1.1। और इसके पहले जब हम लोगों ने शुरुआत किया था, चूँकि चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम, तो बड़े समय लेकर के बहुत ही आराम से बहुत सारे सेशन हम लोगों ने डिस्कस किया और एक एक बात को विधिवत समझा। और अभी हम लोग एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। साथियों, यदि आप शुरू से जुड़े हुए हैं तो आप निश्चित रूप से बेहतर सीख रहे होंगे। हाँ, यदि आप में से कोई ऐसा है जो पहली बार ये विजिट कर रहा है तो मैं उसे चाहूँगा कि वो सबसे पहले पीछे के जितने लेक्चर्स हुए हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड, आप जा कर के पहले उनको देख करके आइए। और ऐसा इसलिए ज़रूरी है, यदि वास्तव में आप चाहते हैं कि आपको मैथमेटिक्स आ जाए, सवाल नहीं, मैथमेटिक्स, ध्यान रखिएगा, यानी आप चाहते हैं कि मैथमेटिक्स आपके लिए इंजॉयफुल हो, तो हर एक बात को क्लियर तरीके से सीखना ज़रूरी है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एकदम बेसिक से जुड़ें। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा करेंगे। अब अगले टॉपिक को हमको समझना है। चूँकि अगर आप अपने इस बुक के हिसाब से अपने इस टॉपिक को देखेंगे तो आपका ये जो टॉपिक है वह सीधा सीधा है इरेशनल नंबर। साथियों, वैसे तो हम लोग इरेशनल नंबर्स की भी बात कर चुके हैं, है ना, इरेशनल नंबर्स की भी बात कर चुके हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप अगला एक्सरसाइज भी कर पा रहे होंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे अब थोड़ा सा और स्लो चलते हैं और बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझते हैं। जब आप इरेशनल नंबर कहते हैं तो एक्चुअल में इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अपरिमेय। बड़े ध्यान से इन सभी बातों को समझिएगा, अपरिमेय संख्याएं। साथियों, अब यहाँ पे बात ये है कि ये अपरिमेय संख्याएं होती क्या है, क्या इनकी भी कोई डेफिनेशन है कि नहीं है। साथियों, एक बात ध्यान से समझिएगा, अभी तक, है ना, अपरिमेय संख्याओं के लिए कोई डेफिनेशन नहीं बनाई गई, है ना। और इसके पहले हम सभी ने जो जाना है, इसके पहले एक चीज़ हम लोगों ने जानी है, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर्स, ध्यान से समझिएगा और बिल्कुल घबराना नहीं है। रेशनल नंबर्स का मतलब है परिमेय संख्याएं। ठीक है, क्या है? परिमेय संख्याएं। अब सवाल यहाँ पे ये होता है साथियों कि जब सबसे पहले परिमेय संख्याओं को परिभाषित किया गया तो तब तक तो परिमेय संख्याओं की परिभाषा थी ही, लेकिन एक मैथमेटिशियन हुए जिनका नाम है पाइथागोरस। ठीक है, और ये आपके दिख रहा है इनका ये फिगर पाइथागोरस का। इन्होंने जब मैथमेटिक्स में इन्होंने जब काम किया और कुछ काम कर रहे थे तो इनको कुछ विशेष प्रकार के नंबर दिखे, और वो विशेष प्रकार के ऐसे नंबर थे जो परिमेय संख्याओं के शर्तों को पूरा नहीं कर रहे थे। ठीक है, और एक बार मैं आपको यहाँ पे रिकॉल कराता हूँ कि परिमेय संख्याओं की शर्तें क्या हैं। परिमेय संख्याओं की क्या शर्तें हैं? तो साथियों, मान लीजिए आपके पास कोई नंबर n है, आपके पास क्या है, कोई नंबर n है, और आप ये, अच्छा, n का क्या मतलब है? कुछ भी हो सकता है भाई, कोई भी नंबर, 1 2 3 4 5, कुछ भी। और यदि आपको चेक करना है कि यह दिया गया नंबर परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो इसकी कुछ शर्तें हैं, कुछ डेफिनेशन की शर्तें हैं। क्या हैं? सबसे पहले तो अगर आप ये नंबर है, इसको चेक करना है, तो क्या आप इस नंबर को
किसी भी तरीके से इस रूप में लिख सकते हैं, P बटे Q के रूप में, यानी अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, न्यूमरेटर बटे में डिनोमिनेटर। पहली शर्त। दूसरी शर्त है कि ये जो नीचे आपने जो लिखा है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, दूसरी शर्त। और तीसरी और इम्पॉर्टेंट शर्त है कि ये P और Q ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तो ये शर्तें हैं। अगर आप ऐसा कर पाते हैं किसी भी संख्या के साथ तो हम कहेंगे कि वो जो संख्या आप चेक कर रहे थे वो क्या है, परिमेय है। ये तो थी परिमेय संख्या की अपनी शर्त। लेकिन जब पाइथागोरस ने कुछ ऐसी संख्याएं ढूंढी, कुछ ऐसी संख्याएं उनको मिली जो इन शर्तों को पूरा नहीं कर रही थी, ठीक है, तो अब समस्या उत्पन्न होगी। तब ये क्या है भाई, रेशनल तो है नहीं। तो सीधा सीधा कहा गया कि ये चूँकि रेशनल की शर्तों को पूरा नहीं कर रहे हैं, इसलिए इन्हें ये नॉन रेशनल कह सकते हैं, या इन्हें कहा गया इरेशनल नंबर्स, है ना। इन्हें क्या कहा गया, इरेशनल नंबर्स। यानी इरेशनल नंबर की अपनी कोई डिफिनीशन नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि इरेशनल नंबर क्या है तो क्या बताएगा, कुछ नहीं भैया, आप नहीं जानते हैं। आप बस इतना जानते हैं कि भैया जो रेशनल के शर्त को पूरा ना करे उन संख्याओं को हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। और साथियों ये पाइथागोरस थे ऐसे संख्याओं के शुरुआती जो जन्मदाता थे, कहिए कि इन्होंने ही ऐसी संख्याएं प्राप्त की, है ना। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लगभग बात है 400 BC। अच्छा, ये थोड़ा आपको इतिहास समझा देते हैं। 400 BC का क्या मतलब है, इसका होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले। तो साथियों जो ईसा मसीह का जो जन्म है, मान लीजिए कि ये पॉइंट है, तो ईसा मसीह को जन्म को 1 ईस्वी से माना गया है, 1 AD से। और अभी हम जहाँ पे हैं ये 2023 चल रहा है। तो आज से 2023 वर्ष पहले तो अभी ईसा मसीह का जन्म हुआ, और उनके जन्म से 400 वर्ष पहले, बात समझ रहे हैं ना, ये पाइथागोरस ऐसी संख्याओं को खोज लिए थे। तो लगभग आज से कहा जाए तो लगभग 2400 वर्ष पहले, 2400 वर्ष पहले की बात है ना, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले इरेशनल नंबरों को इंट्रोड्यूस किया। और इरेशनल नंबर है क्या, वे नंबर जो रेशनल नंबर की शर्तों को पूरा ना करें। और रेशनल नंबर की शर्त क्या है भाई, एक बार और मैं याद दिलाता हूँ आपको, ठीक है ना। रेशनल नंबर की शर्त है कि यदि आपके पास कोई नंबर है, यदि आप उसे P बटे Q के रूप में लिख पाते हैं, और पहली शर्त यह है, दूसरी शर्त यह है कि नीचे 0 ना होना चाहिए, और तीसरी शर्त है कि ये इंटीजर नहीं होना चाहिए। साथियों मैं यहाँ पे बड़े शॉर्ट में चीज़ों को बता रहा हूँ, और अगर आपको डिटेल में और अच्छे तरीके से समझना है कि रेशनल क्या है तो आप पीछे के लेक्चर्स को ज़रूर देखें। उससे क्या होगा कि आपका थोड़ा कंसेप्ट जो है ना और बेहतर होगा। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इरेशनल नंबर। और साथियों जब आप इरेशनल नंबर की बात कर रहे हैं तो आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसी संख्याएं जो रेशनल नंबर के शर्त को पूरा ना करें उसे इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। क्योंकि अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, इरेशनल नंबर की अपनी कोई डेफिनीशन नहीं है। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं साथियों, ऐसी कौन सी संख्याएं हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए √2। अब देखिए भाई आपके पास ये हो गया √2, है ना, ये करणी से बाहर नहीं आएगा। तो आप शर्त ये है कि क्या इसे आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। आपने कहा कि हाँ भाई, √2 को आप 1 से जब भाग देंगे तो ये रूप बन गया, और 1 से भाग देने पर तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो कहा कि हाँ देखो ऊपर P हो गया, नीचे Q हो गया, पहली शर्त। दूसरी शर्त ये हो गया कि ये नीचे 1 है, 0 के बराबर नहीं है, 2 शर्त पूरा कर लिया। जब आप तीसरी शर्त पूरा कराने जाएंगे, चेक करेंगे कि क्या ये इंटीजर है। साथियों ये इंटीजर की हमने बहुत अच्छी तरीके से चर्चा की है। आपको पूछा
कि क्या ये √2 इंटीजर्स है, तो ये इंटीजर्स नहीं है, अर्थात पूर्णांक नहीं है। तो इसने शर्त को नहीं माना। शर्त को नहीं माना तो कम से कम एक शर्त को नहीं माना ना, नहीं माना तो क्या हो गया, ये रेशनल तो नहीं हुआ। और रेशनल नहीं हुआ तो कहेंगे कि तुम रेशनल नहीं हो, तो तुम किस श्रेणी में आओगे, इरेशनल नंबर्स में। ठीक है। अब आप में से बहुत सारा सोच रहे होंगे कि ये नंबर तब आए कैसे भाई। बिल्कुल, ये कई तरह से नंबर आए, लेकिन इसका एक दृश्य आप बस ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए आप एक क्या लेते हैं, एक मान लीजिए स्क्वायर लेते हैं, वर्ग लेते हैं। देखिए ये वाला वर्ग लिया ना, थोड़ा सा बेहतर मैं आपको बता दूं। देखिए ये एक आपका पास वर्ग तो पढ़े होंगे स्क्वायर, ये आपके पास एक वर्ग हो गया मान लीजिए, है ना। और मैंने कहा कि इस वर्ग की जो भुजा है उसका मान है मान लीजिए 1 मीटर। तो यहाँ से ये वाली सर जी जो ये वाला जो होता है, ये वर्ग का क्या होता है, विकर्ण होता है। तो बताइए इस विकर्ण का मान क्या होगा, यह भी एक है ना। तो जब आप इस विकर्ण का मान निकालेंगे तो ये होगा √2। तो ऐसे बहुत सारी जगह ऐसे नंबर आने लगे जो परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर के शर्त को पूरा नहीं कर रहे थे। तो एक तो शुरुआत यहीं से मिल गई कि भाई ये भी नंबर मिल रहे हैं। ठीक है साथियों, तो आप समझ पा रहे होंगे। अब थोड़ी सी चर्चा हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये करते हैं कि अभी तक एक और कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है, जाना है, समझा है। एक बार मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। एक और कंसेप्ट हम लोगों ने जाना है, पीछे के सारे सेशन में ऐसी बात हम लोगों ने किया है। रियल नंबर लाइन क्या होती है भैया, रियल नंबर्स लाइन। यानी ये रियल नंबर लाइन क्या होती है, हिंदी में बात करेंगे तो कहेंगे कि वास्तविक संख्या रेखा। ध्यान से पढ़िएगा, वास्तविक संख्या रेखा। ठीक है, यानी कि एक ऐसी रेखा, ध्यान समझिएगा साथियों, एक ऐसी रेखा जिस पे हम वास्तविक संख्याओं को रिप्रेजेंट कर पाए। एक ऐसी रेखा जिस पे हम वास्तविक संख्याओं को क्या कर पाए, रिप्रेजेंट कर पाए। और ये पहली बार कुछ मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ऐसा काम किया। मैं उनको अभी उनका फिगर आपको दिखाता हूँ, है ना। तो साथियों ये हैं वो दो महान मैथमेटिशियन जिन्होंने पहली बार रियल नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट लेकर के आया। रियल नंबर लाइन क्या है, रियल नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट यानी कि इन्होंने कहा कि ये जितने रियल नंबर हैं यानी जितनी वास्तविक संख्याएं हैं, हम इन सभी को एक लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। हम इन सभी संख्याओं को कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, एक लाइन पर। और देखो आप इनका नाम पढ़ लेना, R. डेटकाइन और G. कैंटोर। और ये थे कहाँ के, जर्मन मैथमेटिशियन थे, है ना। और ये 1870 की बात है, 1870 ईस्वी की बात है। ध्यान रखिएगा, इनका ये बहुत बड़ा योगदान है ना। तो इन लोगों ने एक सीधी सी बात कही कि ये जितने रियल नंबर है ना, क्यों ना हम इन सभी को लाइन पर रिप्रेजेंट करें। और इसके लिए इन्होंने कहा कि ये कैसे होगा। तो हम लोगों ने ऐसी चर्चा तो की ही है ना। लेकिन इन्होंने कहा कि चूँकि लाइन बनी है पॉइंट से, लाइन बनी है किससे साथियों, पॉइंट से। और पॉइंट का कॉन्सेप्ट भी बखूबी हम लोगों ने चर्चा किया है। तो इन्होंने कहा कि लाइन बनी है पॉइंट से, है ना। और कहा कि क्यों ना हम प्रत्येक पॉइंट को एक नंबर के साथ जोड़ दें। इस नंबर लाइन के प्रत्येक पॉइंट को एक नंबर के साथ जोड़ दें। और इन लोगों ने यही किया और कहा कि इस नंबर लाइन का हर एक पॉइंट एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और इस तरीके से इन्होंने चालू किया कि चलो ये वाला पॉइंट मान लीजिए 0 को, ये वाला पॉइंट 1 को, ये वाला पॉइंट 2 को, इधर ये वाला पॉइंट -1 को, ये वाला -2 को। ऐसे ही बहुत सारा नंबर है ना। थोड़ी सी आप अगर इसकी डिटेल अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तो पीछे के लेक्चर्स को देखिए। तो इस तरीके से एक रियल नंबर लाइन का भी कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है,
अब बढ़ते हैं अपने थोड़े से बेहतरीन कॉन्सेप्ट पे, है ना। अब चूंकि आप समझ गए हैं कि सभी नंबर को, सभी रियल नंबर को हम इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कुछ समय पहले इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर? इरेशनल नंबर, है ना। तो यहाँ पे कुछ इरेशनल नंबर को इस पे रिप्रेजेंट करने की हम लोग कोशिश करते हैं नंबर लाइन पे, है ना। तो इसके लिए चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और फिर उनका सॉल्यूशन देखते हैं। अब साथियों जरा सा ये देखिए, अभी आपने देखा कि जो ये √2 है यह क्या है? इरेशनल नंबर है। और इस एग्जाम्पल में कह रहा है कि लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन का मतलब है रियल नंबर लाइन, यानी कि नंबर लाइन पे √2 को क्या करना है? दिखाना है कि कहाँ होगा, ठीक है। और इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक विजुअल अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा ग्राफ पे चलते हैं ताकि आपकी समझ थोड़ी और बेहतर हो जाए, है ना। तो साथियों चूँकि हमें दिखाना है √2 को दिखाना है कहाँ पे? नंबर लाइन पे। अब देखिए √2 के लिए हमारे पास समस्या क्या है। जैसे मान लीजिए 1 को दिखाना होता, 2 को दिखाना होता, 3 को दिखाना होता, या मान लीजिए 0.5 को दिखाना होता, तो ये बड़ा सिंपल है। लेकिन √2 को कैसे दिखाएंगे भैया? इसके लिए तो हमारे पास कोई मापक स्केल भी नहीं है कि उसमें √2 दिख रहा हो और हम नंबर लाइन पे दिखा देंगे। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने यहाँ पे एक लाइन ले लिया और ये इस लाइन को हमने कहा कि चलो भाई यही नंबर लाइन है, ठीक है। अब चूंकि √2 कैसे दिखाया जाए, √2 का माप कैसे लिया जाए, तो यहाँ पे साथियों चूंकि आप एक चीज़ पढ़े होंगे, समकोण त्रिभुज में, यानी राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। जैसे मैं यहाँ पे अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, देखिए ये बना दे रहा हूँ यहाँ पे, यह बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो साथियों अगर ये वाला कोण मान लीजिए थीटा मान लेते हैं, और ये तो 90 अंश का ही है, तो ये क्या होता है? लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। और ये वाला जो होता है ये बेस, यानी कि हिंदी में बात करें तो इसको हम कहते हैं आधार। और ये हो जाता है हाइपोटेनियस, यानी कि कर्ण। तो समकोण त्रिभुज के लिए इन तीनों भुजाओं के बीच में पाइथागोरस ने एक संबंध स्थापित किया था। वो संबंध क्या था? तो संबंध ये था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, है ना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का क्या कर दीजिए? स्क्वायर। अब साथियों चूंकि हमें √2 लेना है, क्या लेना है? √2। ध्यान दीजिएगा हम इसका प्रयोग क्यों कर रहे हैं। जैसे ही आप साथियों यहाँ कर्ण बराबर आप निकालेंगे, क्या निकालेंगे? कर्ण बराबर, तो ये √ में हो जाएगा। √ में क्या हो जाएगा? √ में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब चूंकि देखिए ये कर्ण ये है ना, और ये कर्ण यही तो मेजरमेंट है। अब हम किसी भी तरीके से लंब के जगह पे कुछ ऐसा रख दें, आधार के जगह पे कुछ ऐसा रख दें कि √ में 2 आ जाए। तो मान लीजिए कि अगर हम लंब के जगह पे भी 1 रख लेते हैं, आधार के जगह पे भी 1 रख लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 2 होते ही √ में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसकी वैल्यू आप 1 ले लेते हैं, इसकी वैल्यू आप 1 ले लेते हैं, तो ये जो कर्ण होगा इसका ये जो माप होगा यह किसके बराबर होगा? √2 के बराबर होगा। और फिर बड़े आसानी से हम इस माप का इस पे लोकेशन ले सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको इसको और बढ़िया से समझाता हूँ। अब लाइन लेते हैं ना, अब आपको समझ में आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं एक लाइन लेता हूँ, ठीक है। ये बढ़िया से नहीं आई है, थोड़ा और बेहतर लाइन लेते हैं ना। ये क्या हो रहा है? जस्ट 1 मिनट, इसको थोड़ा इरेज करते हैं और थोड़ा बेहतर तरीके से हम लोग इस पर लेते हैं, है ना।
इरेज हो जाओ भाई। तो यहाँ से मान लीजिए कि एक हम लोगों ने यह लाइन ड्रा की, ये ऐसे, ठीक है। अब चूंकि हमें इस पे √2 को लोकेट करना है, तो √2 को लोकेट करना है, थोड़ा सा जूम आउट हम कर लेते हैं ताकि आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग दिया जा सके, ठीक है। √2 को ही तो दिखाना है। तो हमारे पास देखिए ये वाली लाइन है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गई है, तो मैं इसको अरेंज कर देता हूँ। ये भाई तुम आ जाओ यहाँ, एकदम यहाँ, ठीक है। अब साथियों इस ग्राफ में इसको दिखा पाना बड़ा आसान है। मान लीजिए मैं यहाँ पे लेता हूँ कि ये 0 है ना, ये 1 है, ये 2 है ना, ऐसे लिया जा सकता है। तो अब थोड़ा सा ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है साथियों, इसकी डिस्टेंस क्या है, 1 है, इसकी डिस्टेंस 1 है। और ये चूँकि वर्गाकार चीज़ बना है, तो यह भी इसकी डिस्टेंस क्या है, 1 है ना, इसकी डिस्टेंस भी 1 है। यहाँ से यहाँ तक इसकी भी डिस्टेंस क्या है, 1 है। और यहाँ से यहाँ तक इसकी भी डिस्टेंस क्या हो गई, 1 हो गई। यहाँ से यहाँ तक इसकी भी डिस्टेंस 1, ठीक है। अब देखिए चूँकि अब देखो ध्यान से, यह भी 1, यह भी 1, तो अब जो आप यहाँ एक कर्ण बनाएंगे, यहाँ से बिल्कुल यहाँ से ये वाला, ठीक है। पाइथागोरस के नियमानुसार इसका मान क्या हो जाएगा, पाइथागोरस के नियम के अनुसार इसकी वैल्यू हो जाएगी √2, ठीक है, √2। और हमें यही लेंथ तो दिखानी है। अब चूँकि ये कहाँ दिखानी है भाई, इस नंबर लाइन पे, तो इस नंबर लाइन पे दिखानी है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मान लीजिए मैं किसी तरीके से इसको सेलेक्ट करता हूँ, ऐसे रोटेट कर देता हूँ, ऐसे देखिए बिल्कुल हो गया रोटेट। और बड़े आराम से हम इसको क्या कर लेते हैं, आ जाओ भाई, 1 मिनट रुकिए, ये हो गई है। और इसको क्यों नहीं आ रहा है, हाँ देखिए ये आ गया। हमने 0 से चालू किया था, चूँकि √2 को दिखाना है, तो आप इसको यहाँ लेके आ गए, है ना। इसका कलर चेंज कर लेंगे यदि आप, तो थोड़ा बेहतर दिखेगा। या आप समझिए कि ये यहाँ तक आ रहा है ना, देखिए यहाँ दिखेगा आपको, लगभग अरेंज समझ लीजिए, ये यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक, है ना। इसका मतलब कि आपने नंबर लाइन पे यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक आया, और यहीं पे वह बिंदु है जहाँ पे √2 का मान होगा। तो इस तरीके से साथियों आप √2 को बड़े बेहतर तरीके से इस पे क्या कर पाए, दिखा पाए, है ना। अब एक और छोटा सा बात कर लेते हैं कि यदि आपको √3 दिखाना हो, क्या दिखाना हो, √3, √3 को लोकेट करना है, तो कैसे लोकेट करेंगे, √3 को लोकेट करने के लिए साथियों हमें √ में 3 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक अभी आपने ये जो देखा यहाँ तक, इस टोटल की वैल्यू क्या है, √2 है। और इस टोटल की वैल्यू यदि √2 है, और आप यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रा कर लीजिए, तो इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो देखिए √2, अब जैसे कर्ण का यहाँ पे निकालिए, फार्मूले के माध्यम से निकालिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ध्यान समझिएगा साथियों, आधार का स्क्वायर, आधार का वर्ग। तो अभी आपने ये माना कि जो आधार है √2 है, √2 का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। और ये जो लंब है ये 1 है, इसका वर्ग करेंगे तो 1 ही मिलेगा। तो यहाँ मिला एक्चुअल में कितना आपको, 3। और जब कर्ण की वैल्यू निकालेंगे तो कर्ण बराबर आपका हो जाएगा √ में 3। इसका मतलब कि इस फिगर से आप ये पता कर पाएंगे, थोड़ा सा दूसरा कलर लेते हैं, कि ये जो कर्ण है इसके इस पॉइंट से आप मिलाएंगे, तो ये जो कर्ण होगा यही क्या है, √3 के बराबर है ना, √3 के बराबर है।
तो चूँकि आपको कहाँ दिखाना है, इस नंबर लाइन पे, है ना, तो इसको भी हम लोग रोटेट करते हैं, है ना। देखिए आराम से रोटेट कर लेते हैं हम लोग। रोटेट हो जाओ भाई, ये हो रहा, ठीक है। अब जब रोटेट हो गया तो इसको लेकर के हम लोग आते हैं यहाँ। देखिए 0 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और ये कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। इसका अंतिम पॉइंट कहाँ आ रहा है, यहाँ, है ना। तो ये आपका जो √3 होगा वो कहाँ होगा, √3 यहाँ होगा, ठीक है। अब मैं आपके ऊपर थोड़ा सा छोड़ता हूँ साथियों कि आप भी कुछ वर्क करें कि इसी प्रोसेस को फॉलो करके क्या आप √5 को लोकेट कर सकते हैं, √5 को इस संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं। इसी प्रकार √7 को दिखा सकते हैं क्या, है ना। इसी प्रकार आपको 11 को दिखाना है, दिखाइए इनको संख्या रेखा पे। आप कह सकते हैं कि √4 को भी दिखाना होगा, हाँ बिल्कुल दिखाना होगा। √9 को भी दिखाना होगा, है ना। √6 को भी दिखाने होगा, ये सारी संख्याएं। अब चूंकि √4 का वैल्यू क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, तो इसको तो इजीली दिखा पाएंगे। और √9 का मान क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, तो इसको भी बड़े आराम से दिखा पाएंगे। लेकिन इस तरह की संख्याओं को वही पाइथागोरस का फार्मूला यूज करेंगे और कोशिश करेंगे कि करणी में ऐसा बन जाए, कर्ण उसका इस रूप का बन जाए, है ना। अब चाहे लंब का मान कुछ भी रखना पड़े, आधार का मान कुछ भी रखना पड़े। जैसे मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ कि अगर हमें करणी में 5 चाहिए, अगर हमें करणी में 5 चाहिए, तो मैं कहूँ कि भैया लंब ले लो 2 का स्क्वायर कर दो और +1 का स्क्वायर कर दो, इसको करणी में कर दो। बोला हो गया। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करते हैं 1 हो जाएगा, और अंडर में क्या हो जाएगा, हो ही जाएगा। अंडर लेना है तो आपको एक्चुअल में मिल गया √5। मतलब क्या है कि आप बड़े आराम से आधार ये वाला ले लेते, कितना 2, और ये वाला ले लेते 1, और तब जाके आप इसको जब मिलाएंगे तो यह जो लेंथ होगी, यह लेंथ किसके बराबर होगी, √5 के बराबर। और फिर आप इसी लेंथ का नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, ठीक है साथियों। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम हो, आपको लगता है कि थोड़ा और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है ना, तो मैं अगले सेशन में उसको इंक्लूड करूँगा और आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, है ना। तो मैं अब ये चूँकि सेशन लंबा ना हो, इसलिए मैं इस सेशन को अब मैं यहीं पे विराम देना चाहूँगा। और मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।